हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंघानिया एजुकेशन। आज हम अपने वांटा फैक्टर पर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये एक तरह से इस यूनिट का लास्ट पार्ट बचा है। वैसे वांटा फैक्टर मैंने एक्सप्लेन किया, वो लास्ट टॉपिक था, लेकिन उसके क्वेश्चन कराना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन करना समझ में ही नहीं आ पाते हैं ढंग से, क्योंकि किताबों में एक्सप्लेनेशन दिए सॉल्यूशन दिए हुए हैं, लेकिन वो उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। तो इसलिए ये पार्ट करवाना बहुत जरूरी है इस यूनिट के लिए। अब हम पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि वांटा फैक्टर क्या था। वांटा फैक्टर को हमने इंट्रोड्यूस किया था कब, जबकि हमारा जो सॉल्यूट था वो सॉल्यूशन बनने के बाद में डिसोसिएट हो रहा था या एसोसिएट हो रहा था। तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू थी वो डिफरेंट आ रही थी जो आनी चाहिए, मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी या थ्योरेटिकल वैल्यू थी उससे डिफरेंट आ रही थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तब हमने क्वांटम फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। तो क्वांटम फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से, और आई क्या है, आई विल बी इक्वल टू, आई को हम तीन तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में कैसे डाटा गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। तो आई का जो फर्स्ट टाइप है निकालने का वो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 1 मोल कंपाउंड डालेंगे सॉल्यूशन में और उसकी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 1 मोल कंपाउंड उस सॉल्यूशन में होता तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होती। फिर हम एक्सपेरिमेंट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आती है इसका मतलब कंपाउंड डिसोसिएट एसोसिएट नहीं हो रहा, और दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आती है, कुछ डिफरेंस आता है, तो जरूर है कि कंपाउंड क्या हो रहा है, या तो डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंपाउंड्स। आई की दूसरा वे है फाइंड करने का, जो कि हम बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करेंगे, वो है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। डिसोसिएशन और एसोसिएशन होने के पहले जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ मोल्स है उनका रेशियो लेंगे। तीसरा जो आई का तरीका है निकालने का वो है एक्चुअल मोलर मास। जो मोलर मास होता है किसी भी, मान लो एसिटिक एसिड लिया है तो एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 है। अब यदि हमने उसका सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन बनाने के बाद में हमने मोलर मास को फाइंड किया और वो वैल्यू अगर सेम आ रही है तब तो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, लेकिन डिफरेंट आ रही है तब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हुआ है। तो ये आई का तीन तरीके हैं फाइंड करने के, जो मैंने साइड में लिख दिए हैं। अब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के फॉर्मूले को भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास में 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो इक्वल है आई टाइम्स एक्स बी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इंटू डब्ल्यू बी एम ए अपॉन डब्ल्यू ए एम बी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जो कि इक्वल होता है आई के बी इंटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। के बी क्या है, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। टीएफ डेल्टा टीएफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसकी जो वैल्यू है वो है आई के एफ इंटू मोलालिटी। यहाँ पे के एफ है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि होती है आई टाइम्स सी आर टी। अब लास्ट लेक्चर में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन कहलाता है। इसकी जो वैल्यू होती है x बाय n होती है। ये क्या है, एक तरह से फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स है वो जो कि डिसोसिएट हुए हैं या एसोसिएट हुए हैं। फ्रैक्शन है तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं उसमें से जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए हैं वो है x, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हमको एक्सपेरिमेंटली ही समझना पड़ता है यूज करना, क्योंकि इस फॉर्मूले से यूज करना नहीं आता है। उसके बाद में अगर मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिल जाएगा परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन। कई क्वेश्चन में परसेंटेज डिसोसिएशन या एसोसिएशन दिए होते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको आपको समझाया है कि यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन का मतलब है जो अल्फा है उसमें इनटू कर देंगे 100 का। आपको ये भी सिखा दिया गया था कि जो अल्फा की वैल्यू है
वो 0 इज लेस देन आर इक्वल्स टू अल्फा इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। और फ्रैक्शनल वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज में आएगा, जो भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होगा। तो इन फॉर्मूले के यूज करके अब हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पर फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए पहले डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंटेनिंग 0.5 ग्राम KCl, तो हम जो इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है ना उसको नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जो कि है 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। अगली इंफॉर्मेशन है डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, तो मास ऑफ सॉल्वेंट है, मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं WA लिख देती हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम पड़ती है, हमको पता है W है, हम सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये है 100 ग्राम। इसका जो मोलर मास है वो भी गिवन है MB, B को हम डिनोट करते हैं सॉल्यूट के लिए, इसलिए मैंने MB लिखा है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है 74.5, ना दिया हो तो कैलकुलेट भी किया जा सकता है क्योंकि पोटेशियम का जो मोलर मास होता है 19 ग्राम पर मोल होता है और क्लोरीन का 35.5 ग्राम पर मोल होता है, उसको ऐड करके हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। आगे क्या लिखा है, टू बी एज्यूमिंग KCl टू बी 92% आयोनाइज्ड, मतलब KCl 100% आयोनाइज्ड नहीं होता, 92% आयोनाइज्ड होता है, मतलब अल्फा का जो परसेंटेज है वो गिवन है 92%। तो अगर मैं अल्फा निकालूंगी तो क्या करूंगी, अल्फा विल बी इक्वल टू 0.92। परसेंटेज का क्या मतलब है, 1/100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.92 आ जाएगा अल्फा की वैल्यू। क्योंकि हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैंने अल्फा निकाल लिया है। अब यहाँ पे निकालना क्या है, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो ये तो समझ में आ गया कि हमको डेल्टा TF का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स KF मोलालिटी। तो ये क्या हो जाएगा, I की वैल्यू निकालनी है, मुझे I नहीं पता, तो I की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू गिवन है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्या दी है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो हम यहाँ पे जो डेल्टा TF की वैल्यू निकाल रहे हैं ना वो आ रही है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यही बात समझने की है क्वेश्चन में। तो I यहाँ से निकालने के लिए हम क्या करें, KF की वैल्यू दी है 1.86 और साथ ही साथ हमको दिया है मोलालिटी निकालने के लिए डेटा गिवन है, क्या है, मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 0.5 अपॉन 74.5 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ग्राम में 100 ग्राम है तो केजी में हो जाएगा 1/100 ग्राम, सॉरी 1/10 ग्राम। तो इस तरह से अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो I की वैल्यू मिल सकती है, लेकिन हमको डेल्टा TF भी तो नहीं पता, डेल्टा TF भी तो नहीं पता। तो अब I की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम दूसरा तरीका यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्फा गिवन है, अल्फा गिवन है और हमको पता है KCl कैसे डिसोसिएट होगा। तो KCl डिसोसिएट होता है, KCl गिव्स K प्लस प्लस Cl माइनस, क्योंकि 100% डिसोसिएशन नहीं है इसलिए हम यहाँ पे डबल एरो लगा देंगे। इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का परसेंटेज गिवन था वो 92% गिवन था। तो इनिशियली इसके मैं 1 मोल ले लूं, मैं 1 मोल से करवाती हूँ फिर बाद में N से करवाऊंगी। ये इसका मैंने 1 मोल लिया तो इनिशियली ये 0 मोल था, ये 0 मोल था। उसके बाद में ये कितने मोल हो गया, 1 में से अल्फा मोल गया तो ये क्या बचा, अल्फा मोल बचा, ये अल्फा मोल बचा। अब डिसोसिएशन के बाद में हमको क्या मालूम पड़ जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स पता पड़ जाएंगे।
डिसोसिएशन के पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स पता पड़ जाएंगे। क्या नंबर ऑफ मोल्स ये है इसके पास में? तो आंसर है नहीं है, परंतु डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो मुझे पता है ना, मैं उससे यहाँ पे आई की वैल्यू निकाल लूंगी। कैसे? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने आ जाएंगे, ये फॉर्मूला क्लीन कर देती हूँ। टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं? टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन will be equals to 1 minus alpha plus alpha plus alpha। ये अल्फा और अल्फा तो K प्लस और Cl माइनस के आयन है, लेकिन 1 माइनस 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा अनडिसोसिएटेड भी बचा है, उसके नंबर ऑफ मोल्स भी इफेक्ट डालेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे टोटल आफ्टर डिसोसिएशन इतने मोल्स है। क्या हो गया ये? 1 प्लस अल्फा। और डिसोसिएशन के पहले कितने थे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितने थे? 1 मोल लिया ही मैंने, 1 मोल था, तो मुझे यहाँ से आई की वैल्यू मिल जाएगी। आई की वैल्यू कितनी मिली? 1 प्लस अल्फा। अल्फा गिवन है, अल्फा कितना है? 0.92, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 प्लस 0.92, तो ये हो गई वैल्यू 1 प्लस 1.92, मतलब आई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.92। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ आई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेशन बड़े होते हैं, मैं मानती हूँ, परंतु कैलकुलेशन करने तो पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अगर आप कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ के आएंगे तो नंबर कट जाएंगे। नंबर क्यों कटाना? बहुत इजी होता है, थोड़ा ध्यान से सोच के समझ के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है। तो जरा देखते हैं कैलकुलेट करके। डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू, आई की वैल्यू है 1.92 इंटू 1.86 इंटू 0.5 इंटू 10, ये जो 10 है ऊपर चला जाएगा और 74.5 नीचे आ जाएगा, 74.5 नीचे। सबसे बढ़िया तरीका है कैलकुलेशन करने का, जो मुझे अच्छा लगता है, कि पहले पॉइंट हटा दे। पॉइंट बहुत डिस्टर्ब करते हैं, तो पहले हम पॉइंट हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा 5। अब इनके पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ पे नीचे 8, मतलब नीचे बचेगा 10 टू दी पावर 3। अगर मैंने ये पॉइंट्स को हटा दिया, अब हम यहाँ पे इसको कट कर लेते हैं। इसको करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा 149 आया। अब देखो ये और कट नहीं होगा, और कट नहीं होगा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करें और 149 से डिवाइड कर दें। अब देखो बहुत टफ नहीं होता है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होता है? मैं बोलती हूँ बहुत इजी होता है मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, हम घबराते हैं सिर्फ बड़े बड़े नंबर को देख करके। मैं तो यहाँ से भी मल्टीप्लाई करके आपको आंसर बता दूंगी। कितना होगा? 6 2 जा 12, 1 54, 60 77, 6 7 85 82 8 8 8 16 और 9 25 2 और 149 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब देखो 149 की टेबल आपको भी नहीं आती, लेकिन मुझे भी नहीं आती है, और 150 की आती है, तो हम 150 से अनुमान लगा लगा के इसको डिवाइड कर सकते हैं।
आप चाहो तो 150 से भी डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो, थोड़ा सा आंसर डिफर करेगा लेकिन आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो अब हम इसका डिवीजन कर लेते हैं। जब हम इसका डिवीजन करेंगे तो मैं इधर कर देती हूँ 3 5 3 5 720 को डिवाइड करना है 149 से 18 1 4 8 9 2 298 8 और 9 17 1 10 और 5 15 वन उतारा। अब कितनी बार जाएगा देखो 150 3 होता है 450 मतलब 3 टाइम्स जाएगा। तो ये होगा 9 27 2 12 और 2 14 1 और 3 4। तो ये 7 4 11 5 और 4 9 ऊपर से उतारेंगे 2 तो ये जाएगा 2 टाइम्स। अब मुझे इससे आगे के डिजिट नहीं चाहिए इसलिए मैं नहीं ले रही क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 टू द पावर 3 भी है, इससे भी डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हमको जो आंसर मिला है वो मिला है डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल्स टू 0.23। देखो मैंने कहीं भी इसको राउंड ऑफ नहीं किया है तो मेरा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। तो ये आंसर एग्जैक्ट है। अब मुझे बोला डेल्टा टी एफ, मुझे निकालने का बोला है टी एफ ना कि डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू होता है टी एफ माइनस टी नॉट एफ। टी नॉट क्या है? टी नॉट क्या है? ये है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। टी एफ क्या है? ये है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.232। टी एफ मुझे निकालना है और डेल्टा नॉट एफ वाटर के लिए कितना होता है? तो वो होता है 273.15 केल्विन। मैं पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 15 को हमको कभी भी छोड़ना नहीं है क्योंकि डिप्रेशन की वैल्यू बहुत कम आती है। तो यहाँ पे आंसर में बहुत वेरिएशन आ जाएंगे। तो जब एमसीक्यू होंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी एफ की वैल्यू निकालेंगे। तो टी एफ विल बी इक्वल्स टू 273.15 प्लस 0.232। अब आपके पास में आंसर आएगा 283.273। ये मैंने केल्विन में रिपोर्ट किया है। अगर एमसीक्यू हो तो आपको देखना पड़ेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर को रिपोर्ट करना है या केल्विन में करना है। तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे। डिग्री सेंटीग्रेड में करना है तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो यही आएगा 0.232 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको देखना होगा कि आपको आंसर कौन सी यूनिट में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी यूनिट का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, तब आप केल्विन में रिपोर्ट करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री में हम केल्विन में ही रिपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ये जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है 1 उसके जैसा ही है, सेम है, बस खाली नंबर्स अलग हैं। परंतु क्योंकि ये सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
क्या क्वेश्चन है? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम बेंजोइक एसिड, मतलब हमको गिवन है WB। WB विल बी इक्वल्स टू है 5 ग्राम। बेंजोइक एसिड क्या है? सॉल्यूट है। इसका मोलर मास भी गिवन है। अगर मोलर मास गिवन नहीं है तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला 12th क्लास के बच्चों को अच्छे से आता है। नहीं भी आता है तो याद रख लेना C6H5COOH, वहां पे हम सभी के मोलर मास की, एटॉमिक मास की वैल्यू को रख के निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ गिवन है MB। MB कितना है? 122 ग्राम पर मोल। क्या लिखा है? इन 35 ग्राम बेंजीन, मतलब मास ऑफ बेंजीन गिवन है, मतलब WA भी गिवन है। WA विल बी इक्वल टू 35 ग्राम। आगे क्या लिखा? इज डिप्रेस्ड बाय, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है बाय 2.94 केल्विन। तो यहाँ पे डेल्टा TF गिवन है 2.94 केल्विन। व्हाट इज द परसेंटेज डिसोसिएशन? तो यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा percentage dissociation of benzoic acid if it forms dimer in the solution। तो क्योंकि ये सॉल्यूशन में डाइमराइज हो रहा है, ये गिवन है, परंतु ये 100% डाइमराइज नहीं हो रहा है। जब भी आपसे परसेंटेज एसोसिएशन या डिसोसिएशन पूछा जाए तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा। 100% होगा तो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो हमको ये बात को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है, इसका मतलब 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा या 100% एसोसिएट नहीं हो रहा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो डेल्टा TF की वैल्यू क्या है? डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स KF इनटू मोलालिटी। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। ये जो डेल्टा TF की वैल्यू है ये है एक्सपेरिमेंटल। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये यहाँ पे जो दी है ना, ये इनकी बात समझने की है, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है आपके लिए। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको आई की पता पड़ जाएगी तो हम क्या करेंगे, वहां से परसेंटेज डिसोसिएशन एसोसिएशन निकाल लेंगे। कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2.94। 2.94 विल बी इक्वल्स टू I इंटू KF की वैल्यू है 4.9 और मोलालिटी निकालनी है। तो मोलालिटी आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। और अगर हम इसकी वैल्यू को प्लेस करेंगे तो I इंटू 4.9, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए? 5 अपॉन 122 और मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में, तो ये होगा 35/1000। अब इसको हमको सॉल्व करके आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे डाटा को ध्यान से देखने की जरूरत होती है। सबसे पहली बात तो ये 7 7 आ रहे हैं, ये 7 5 कट जाएगा। पहले इसको हम रिफाइन कर ले। ये 1000 ऊपर चला जाएगा, 122 नीचे आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ इंटू 122 इंटू 1000। तो 0.7 और ये, अब थोड़ा सा पॉइंट को भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो अभी इसको आई के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 5 चला जाएगा इधर, 2.94 अपॉन नीचे आ जाएगा 0.7 इंटू ये 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, इंटू ये 122 भी ऊपर जाएगा और यहाँ बचेगा 1000। अब पहले चेक कर लो क्या ये 7 से कट हो सकता है? तो यस ये हो सकता है। 7 4 जा 28 और 7 2 जा 12। तो पहले पॉइंट हटा देते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो एक 0 नीचे लग जाएगी। अब इसको हम कट कर देते हैं। 7 1 जा, ये हो गया 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14। तो बच्चा अब क्या है, 122 और 42 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबर भी बहुत छोटे छोटे हैं और आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या होगा, 122
and 42, 2 to the 4, 2 to the 4, 2, 4 to the 8, 8, 4, 4, 5। तो जो हमारा आंसर आ गया है वो आ गया है 0.514। ये आई की वैल्यू आ गई है। हमसे क्या पूछा है? अल्फा की वैल्यू पूछी है, और वो भी अल्फा ने पूछा है हमसे, अल्फा का परसेंटेज पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा? जब भी अल्फा की वैल्यू पूछी जाएगी आपको लिखना पड़ेगा डिसोसिएशन या एसोसिएशन की इक्वेशन। यहाँ हो रहा है एसोसिएशन, तो आपको एसोसिएशन की इक्वेशन लिखना ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो क्या है? बेंजोइक एसिड है C6H5COOH डाइमराइज हो रहा है, और क्योंकि 100% नहीं हो रहा है तो डबल एरो लगेगा, तो क्या बनेगा? C6H5COOH होल ट्वाइस। अब मैं 1 मोल लेकर के इसको सॉल्व कर लेती हूँ। इसका अगर 1 मोल होता, इनिशियली ये 0 मोल था, 1 में से अल्फा मोल क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। तो 1 यहाँ पे कितना बचा? 1 माइनस अल्फा मोल, क्योंकि अल्फा मोल डिसोसिएट होके चले गए हैं, तो यहाँ क्या बचा? 1 माइनस अल्फा मोल। अब 2 मोल देते हैं 1 मोल, ये 2 मोल देते हैं 1 मोल, तो अल्फा मोल कितने देंगे? अल्फा मोल कितने देंगे? 2 से 1 मिल रहा है, तो अल्फा से मिलेगा अल्फा बाय 2 मोल। अल्फा बाय 2 मोल, यही इंपॉर्टेंट स्टेप है, यही स्टेप गलती होती है बच्चों से। आपको स्टोइकियोमेट्री में देखना है 2 मोल आपको 1 मोल कंपाउंड दे रहा है, तो अल्फा मोल कितने देगा? अल्फा बाय 2 मोल्स कंपाउंड देगा। अब एसोसिएशन के बाद में नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? I will be equals to number of moles after association upon number of moles before association। पहले एसोसिएशन के पहले कितने मोल है? 1। एसोसिएशन के बाद में कितने मोल है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो आपको I मिलेगा, I विल बी इक्वल्स टू अल्फा में से अल्फा बाय 2 गया तो माइनस का अल्फा है, इसलिए माइनस अल्फा बाय 2 बचेगा, तो 1 माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन 1। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 1। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है अल्फा की वैल्यू। आई आप निकाल चुके हो, तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। कितनी है आई की वैल्यू? 0.5124 विल बी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाय 2। अब क्या करें? इसको इधर लिया है, तो अल्फा बाय 2 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 0.5124, और अल्फा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा बाय 2 ही निकालो पहले, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 6 और 4 10, 3 7 10, 2 8 10, 6 और 4 10, 4 8 7 6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा विल बी इक्वल टू 0.4876 into 2, and this will come out to be 12 1 14 15 1 16 17 1 8 और 1 9। ये अल्फा की वैल्यू आई है, लेकिन आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है परसेंटेज एसोसिएशन। तो ये तो आया है एसोसिएशन, परसेंटेज एसोसिएशन निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटू 100, और ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? ये आ जाएगी 97.52%। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन गिवन है बुक में। बुक में मैंने सॉल्व करने का तरीका अलग अपनाया है, मैंने थोड़ा इजी वे लिया है। ये जो तरीका है ये बिल्कुल परफेक्ट वे है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब लिए, एक्स लिया,
तो आपसे सवाल हो नहीं सकता। तो आपको जिस तरह से मैं समझा रही हूँ, आप कोशिश करिएगा कि आप उसी तरह से सीखें। आप एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आपसे हो जाएगा। एक बात और इंफॉर्मेटिव कि बेंजोइक एसिड का जब भी सॉल्यूशन बेंजीन में बनेगा तो वो डाइमराइज होगा, लेकिन बेंजोइक एसिड का जब भी सॉल्यूशन वाटर में बनेगा तो वो क्या होगा, वो डिसोसिएट होगा, क्योंकि तब वो वीक एसिड की तरह काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त कई बार डाइमराइज हो रहा है या नहीं है ये गिवन नहीं होगा, आपको सॉल्वेंट देख करके पता लगाना होगा कि ये डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन है। 2.13 मेरे पास बुक पुरानी है तो 2.13 इसका नंबर है। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें टेस्ट हो जाएंगी और सारी चीजें आपको करना आ जाएगी। सबसे बड़ी बात है आपको करना आ जाएगी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो हमको जो गिवन है हम वो लिखेंगे। गिवन क्या क्या चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH जो कि है 0.6 ml, हैविंग डेंसिटी, एसिटिक एसिड की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी है 1.06 ग्राम पर ml, इज डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि एसिटिक एसिड क्या है, सॉल्यूट है। सॉल्यूट का आपको क्या चाहिए होगा, मास चाहिए होगा मोलर मास निकालने के लिए। एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 ग्राम पर मोल होता है, आप निकाल भी सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज को प्लेस करके। तो मैं मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड डायरेक्ट लिख रही हूँ, CH3COOH will be equals to 60 ग्राम पर मोल। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है एसिटिक एसिड के, तो क्या चाहिए, मास चाहिए। मास तो है ही नहीं गिवन, परंतु हमको वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी गिवन है। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड will be equals to 0.6 into 1.06 ग्राम। अब यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्यों कैलकुलेट करना है अभी आगे समझते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड फॉर दिस स्ट्रेंथ, ऑब्जर्व मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो डेल्टा टी एफ की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो गिवन है 0.025 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता होना चाहिए डेल्टा टी एफ की जो वैल्यू होती है उसका दो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, तो केल्विन स्केल में भी यही वैल्यू आएगी और डिग्री सेंटीग्रेड पे भी यही आएगी। केल्विन में आंसर निकालना होगा तो भी आप यहाँ पे यही लिखोगे। अब यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट द क्वांटम फैक्टर, मतलब आपको निकालना है आई और दूसरा निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप पढ़ के आते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर मान लो मेरे पास में कोई एक वीक एसिड है, HA टाइप का मोनोबेसिक एसिड है, जो कि क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो क्योंकि उसका बहुत कम अमाउंट डिसोसिएट होता है इसलिए हम डबल एरो लगाते हैं। जब वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है तो इन सारे चीजों के कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। तो एक इक्विलिब्रियम पर हम क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, वही इसका क्या कहलाती है, डिसोसिएशन कांस्टेंट कहलाती है। एंड दिस डिसोसिएशन कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1, कंसंट्रेशन ऑफ HA, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1। आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री पावर में जाती है, इसलिए मैंने लिखा नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकती थी। दिस इज नोन एज KD फॉर अ वीक एसिड। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एसिटिक एसिड का KD ही निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास में है डेल्टा TF विल बी इक्वल्स टू I टाइम्स KF इंटू
मोलालिटी। हमारा काम है यहाँ से आई की वैल्यू फाइंड करना। आई की वैल्यू पता पड़ जाएगी तो हम अल्फा की वैल्यू को पता कर सकते हैं। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 0.0205 विल बी इक्वल टू आई। के एफ की वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन वाटर के लिए आपको के एफ और के बी की वैल्यू आनी चाहिए। के एफ की वैल्यू होती है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.86 इंटू मोलालिटी। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 0.6 इंटू 1.06 अपॉन वॉल्यूम ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 60। और यहाँ पे जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन सॉल्वेंट का, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 1 लीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए, मेरे को तो यहाँ मास चाहिए सॉल्वेंट का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 298 केल्विन 1 लीटर ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 1 kg ऑफ वाटर। तो मैं इसको 1 kg लिख सकती हूँ। ये जो सारी प्रोसेस है ये 298 केल्विन पर ही हम काम कर रहे हैं। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मतलब जो कंडीशन है वो यही है। तो यहाँ पे हम इसी को लेके चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 kg। नाउ आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू इसकी, तो आई के लिए हम रिफाइन कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा 0.0205 इंटू 1। अब देखो ये क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 60, तो यहाँ से पॉइंट हटा दूं, ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100 अपॉन 1.86 इंटू 1.06। सबसे पहले तो हम पॉइंट हटा दें, 1 2 3 4 के बाद पॉइंट, 2 और 2 4 के बाद में पॉइंट हट गए। क्या करें इसको, बहुत आसान है मल्टीप्लाई करना। कैसे 186 मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 18600 प्लस। अब 6 से मल्टीप्लाई करके 8 करना बहुत आसान है। 6 6 36, 3 48, 51, 5 6 और 5 11। तो आपका ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 61791 और ऊपर आ रहा है 20500। देखो इसको डिवाइड करना है, बहुत आसान है, 2 से 3 स्टेप में आप डिवाइड कर लोगे। मैं आपको डिवाइड करके नहीं बता रही क्योंकि लेक्चर में टाइम खराब हो रहा है। जहां पे मेरे को लगता है कि मैं इजी वे बता सकती हूँ वहां पे बता दूंगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.041। ये आ गई किसकी आई की वैल्यू। अब ये जो आंसर है ना मैंने बुक का ही लिखा है 1.041, क्योंकि वहां पे ये राउंड ऑफ किया हुआ है 1, यहाँ पे केवल 197 लिया हुआ है, तो यहाँ पे 1.04 बनाया है। अगर आप इस पूरे से डिवाइड करोगे तो थोड़ी सी वैल्यू अलग आएगी। अब यहाँ से क्या करें हम, ये आई की वैल्यू आ गई है, मुझे तो अल्फा चाहिए। तो अब हमारे पास में एक ही तरीका है कि एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन करें और इक्वेशन डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखें। तो क्या है CH3COOH वीक एसिड है एसिटिक एसिड, तो क्या होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। मोनोबेसिक एसिड है। अगर मैं इसके लिए इनिशियल मोल ले लूं N, तो इनिशियली इसके कितने मोल होंगे 0 0। लेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CH3COOH will be equals to अल्फा। अल्फा है इसका मतलब 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट होते हैं अल्फा मोल, तो N में से कितने मोल डिसोसिएट होंगे N अल्फा मोल। तो यहाँ बचेंगे कितने N माइनस N अल्फा मोल बच जाएंगे। एसिटिक एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, N अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ है
एक मोल देता है तो एन अल्फा मोल ही देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एन अल्फा और ये एन अल्फा। अब नंबर ऑफ मोल्स, हमको आई की वैल्यू यहाँ से कैसे मिलेगी, आई विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब आफ्टर डिसोसिएशन कितने नंबर ऑफ मोल्स है, एन माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस एन अल्फा। तो क्या हो गया, एन माइनस एन अल्फा प्लस एन अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन उसके पहले कितने लिए थे, एन, और ये किसकी वैल्यू है, आई, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, वो कितनी है 1.041। तो आई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब देखो यहाँ से एन अल्फा से एन अल्फा कैंसिल, एन यहाँ से कॉमन लूंगी तो 1 प्लस अल्फा अपॉन एन विल बी इक्वल टू 1.041। एन से एन कैंसिल हो गया। ये 1 मोल लेकर भी किया जा सकता था, लेकिन क्यों नहीं किया ये भी समझाती हूँ, पहले हम इसको सॉल्व कर ले। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस अल्फा विल बी इक्वल टू 1.041 और अल्फा विल बी इक्वल टू 1.041 माइनस 1, ये आ गया 0.041। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा है डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है इसलिए मैंने यहाँ पे एन मोल्स लिए हैं, नहीं तो क्या होगा, गलती हो जाएगी, हम 1 मोल लेंगे तो, क्योंकि हमको 1 मोल तो गिवन है नहीं, हमको कुछ मोल्स गिवन है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे एन मोल लिया है। तो इसमें इससे कंफ्यूजन में आने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए मैंने अभी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको लिखना बताया है। कैसे लिखेंगे, अगर इक्विलिब्रियम पे आ जाती है तो उस वक्त ये क्या हो जाएगा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा Kd कहलाएगा, और Kd विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस into concentration of H plus upon concentration of CH3COOH। अब देखो CH3COO माइनस का concentration कितना है, एन अल्फा, हमको कहाँ पे चाहिए, इक्विलिब्रियम पे, ये चीज कहाँ पे चाहिए, एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे क्या है, एन अल्फा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी एन अल्फा इंटू एन अल्फा अपॉन यहाँ पे कितना बचा है, एन माइनस एन अल्फा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से एन कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, एन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और यहाँ बचेगा 1 माइनस अल्फा। ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचा, एन अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये आएगी Kd की वैल्यू। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, अल्फा की वैल्यू लिखना है और आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो Kd की वैल्यू क्या हो जाएगी, Kd विल बी इक्वल्स टू, हमने इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे एसिटिक एसिड के, कितने निकाले थे 0.6 इंटू 1.06 अपॉन 60 इंटू अल्फा 0.41 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 0.041। इस वैल्यू को आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगी Kd की वैल्यू, और Kd की जो वैल्यू आएगी, Kd विल बी इक्वल्स टू 1.86 इंटू 10 टू द पावर -5। आपको पता है Kd की जो यूनिट होती है वो स्टोइकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड होती है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिट में हम एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हैं, इसको केवल Kd लिख रहे हैं। तो ये Kd की वैल्यू आ गई एसिटिक एसिड के लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होते हैं लेकिन बहुत टफ नहीं होते हैं। हाँ, कैलकुलेशन भी लेंथी होता है, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस तो जरूर होना चाहिए। राउंड ऑफ करना बहुत मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि जो आंसर है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो यदि हमको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहिए आंसर में, तो आपको परफेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करना पड़ेगा।
इनके मल्टीप्लीकेशन बहुत टफ नहीं होते हैं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम बहुत जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था मुझे, सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है 2023-24 में जो सैंपल पेपर दिया था एनसीईआरटी ने बना करके, सीबीएसई ने बना करके, वो उसमें ये क्वेश्चन गिवन था। तो क्या है क्वेश्चन? 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4.10H2O जिसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है इज आइसोटोनिक विद 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो देखो ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके लिए तो आई की वैल्यू होगी। तो अगर मैं इस 5% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, पहले तो मैं लिख देती हूँ 5% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4.10H2O। इसका क्या मतलब है? 5 ग्राम Na2SO4.10H2O dissolved in परसेंटेज में दिया है ना, तो इसका मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका ये मतलब है। अब ये जब इसका ये मतलब है तो क्या है, 5 ग्राम डिजोल्व है इसमें, 5 ग्राम डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो हमको मास ऑफ Na2SO4.10H2O मिल गया, कितना? 5 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स भी हमको मिल गए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2SO4.10H2O कैसे निकलेंगे? 5/322 ये निकल गए। अब अगर मैं इसकी मोलारिटी निकालना चाहती हूँ तो क्या होगा? मोलारिटी will be equals to number of moles of solute upon volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेट्स सपोज ये बी लीटर है, ये क्या है? बी लीटर है, तो इसकी मोलारिटी कितनी हो जाएगी? मोलारिटी, या मैं इसको बोल देती हूँ C1 इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से 5/322 अपॉन वॉल्यूम। ये हमने किसके लिए निकाल लिया? इसके लिए निकाल लिया। अब हमको क्या करना है? फाइंड। अब एक और जो सॉल्यूशन है दूसरा वो दिया हुआ है, उसमें लिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। अगर मैं इस सॉल्यूशन के लिए पाई की वैल्यू निकालती हूँ तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4.10H2O, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? I टाइम्स CRT, और I टाइम्स CRT, तो I की वैल्यू कितनी होगी? तो I की वैल्यू होगी Na2SO4.10H2O को जब डिसोसिएट होगा सॉल्यूशन में, 100% डिसोसिएट होता है ये, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बनेगा? 2Na प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। इसका 1 मोल इनिशियली ये 0 तो इसके बाद में क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1 मोल और 2 मोल, और ये 1 मोल, क्योंकि इसका 1 मोल 2 मोल दे रहा है तो इसका 1 मोल 2 मोल देगा। तो यहाँ पे टोटल डिसोसिएशन के बाद में जो नंबर ऑफ मोल्स है कितने हैं? 3, और डिसोसिएशन के पहले नंबर ऑफ मोल्स की है वो कितने हैं? 1, तो आई की वैल्यू आ गई 3। आई की वैल्यू 3 आ गई तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3 इंटू CRT। ये आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर π1। ये फर्स्ट केस में आ गया। अब हम दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या दिया? इज आइसोटोनिक। ये जो सॉल्यूशन है ना आइसोटोनिक है विद कौन से सॉल्यूशन के साथ में? 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। इलेक्ट्रोलाइट भी नहीं है, वोलेटाइल भी नहीं है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया जैसा कोई सब्सटेंस है। तो अगर मैं इसके लिए पाई की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगा? π2
इसको क्लियर कर देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, पाई टू विल बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं मोलारिटी की वैल्यू लिख देती हूँ 3CRT 5/322 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। पाई टू की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे भी आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको पाई टू के लिए C2RT, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आई, क्योंकि ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो डिसोसिएट होगा नहीं, और नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो यहाँ पे C2RT आएगा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी निकालना होगी, तो इसका क्या मतलब है, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब इसका मोलर मास तो पता नहीं है, तो इसका मोलर मास पता नहीं है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें, तो हम मोलर मास Mb मान लेते हैं इसका मोलर मास क्या है, Mb। तो मोलर मास Mb है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2/Mb, और इसकी जो मोलारिटी है वो क्या हो जाएगी, मोलारिटी विल बी इक्वल टू 2/Mb इंटू V इन लीटर। अब देखो इसका पाई टू निकल गया, पाई टू विल बी इक्वल टू हो गया 2/Mb इंटू V इन लीटर, और यहाँ पे आ गया RT। अब हमको ये बात पता है अच्छी तरीके से, ये जो सॉल्यूशन है जब आइसोटोनिक होते हैं तो इनका जो मोलारिटी होती है वो सेम होती है, तो इन दोनों की मोलारिटी सेम है, इन दोनों की मोलारिटी सेम है, तो हम क्या करेंगे भाई, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के क्या सेम होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होते हैं। सिंस बोथ द सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, so पाई 1 will be equals to पाई 2। पाई 1 कितना निकाला, 3 इंटू 5/322 इंटू V, और पाई 2 कितना निकाला, पाई 2 निकाला 2RT अपॉन MB इंटू V लीटर। भाई पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इसलिए V लीटर का कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ये दोनों कट होगा, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन किसमें निकाला, पर यूनिट वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम को यूनिट लिया, तो क्या होगा, RT से RT कैंसिल। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है MB के लिए, तो MB विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू 5/3, MB इधर जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 322 इंटू 2/3 इंटू 5। क्या किया मैंने, ये MB को मैं इधर ले गई हूँ, 322 को इधर ले गई हूँ, 3 और 5 को नीचे लेकर आई हूँ, तो ये हुआ 446/15, 15 4 जा 60, 15 3 जा 15 2 जा 30, बचे 4, 15 9 जा 135, बचे कितने, ये आएगा ग्राम पर। तो मोलर मास ऑफ बी आ जाएगा 42.93 ग्राम पर मोल। तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा था, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, चारों मैंने अच्छे क्वेश्चन लेने की कोशिश की है और सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए माइंडक्राफ्ट फैक्टर पे, तो यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बस शर्त है कि आपने मेरे लेक्चर को कम्प्लीटली देखा, समझा, सीखा, और एनसीईआरटी के जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो मैंने नहीं करवाए वो सॉल्व किए, तो आप यहाँ पे पूरा सीख जाएंगे। इस तरह से मैंने ये यूनिट पूरी बहुत अच्छी तरह से कम्प्लीटली तैयार करवाई है। अगर आपने मेरे 23 लेक्चर है इस यूनिट के,
इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप मेरे चैनल पे जाकर के इसकी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट यूनिट के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर कमिंग टू द सिंघानिया एजुकेशन।